नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ये जो जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसका लक्ष्य क्या था, इसका नतीजा क्या है। कोई भी जंग कहीं भी हो तो उसका एक लक्ष्य होता है। आज के दिन दो जगह पे जंग चल रही है। एक तो ईरान और इजराइल के बीच, उसका क्या लक्ष्य है। इजराइल चाहता है कि ईरान है वो एक परमाणु शक्ति नहीं बने, और उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएं तो निश्चित रूप से इजराइल समझता है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे और हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, और इसलिए वो चाहते हैं कि ईरान को ये शक्ति ना मिले। ईरान कहता है कि हम कोई इसका ऐसा इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम अपनी जनता के लिए इसका इस्तेमाल करें। बिजली अगर हम भी यही कर रहे हैं, ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और IAEA के साथ बातचीत भी चल रही थी। तो उसका लक्ष्य है, इजराइल का लक्ष्य है कि हम ईरान की जो परमाणु बनाने की शक्ति है उसको ख़त्म कर दें, इसलिए वो अटैक कर रहे हैं। और जो दूसरी जगह जो चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच, रशिया का भी एक लक्ष्य है। रशिया नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है वो नेटो अलायंस में शामिल हो जाए, और रशिया साथ साथ ये भी चाहता है कि डॉनबास रीजन में जहाँ मेजॉरिटी जो लोग हैं वो रशियन बोलते हैं, वो उन्हीं के पक्ष में हो जाए। और ये जो जंग है जो 2014 से चल रही है, तो हर जंग के लक्ष्य होते हैं। और निश्चित रूप से ये जो टेररिज्म का जब हमने जवाब दिया 22 अप्रैल के बाद, निश्चित रूप से हमारा भी कोई लक्ष्य होगा। तो वो लक्ष्य क्या था, हमें हासिल हुआ या नहीं हासिल हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो ऐसे शख्स हैं जो सिक्योरिटी इश्यूज़ के बड़े जानकार हैं। पहले तो हमारे अजय साहनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अजय साहनी साहब एक लीडिंग एक्सपर्ट ऑन काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी हैं, डॉक्टर अजय साहनी, और ये फाउंडर मेंबर हैं एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, एंड यू ऑल्सो एडिट साउथ एशिया इंटेलिजेंस रिव्यू। आपकी कई पब्लिकेशंस भी हैं, एडिट भी की हैं आपने, और अक्सर मैं आपको टीवी चैनल्स पे देखता रहता हूँ और बड़े गौर से सुनता भी हूँ। आपने एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स में एक एविडेंस भी दी पाकिस्तान टेररिज्म के प्रति, और आपने BBC हिंदी चैनल में कहा कि ये जो हमारा जो राजनीतिक ऑब्जेक्टिव था इस जंग में, वो लगभग उसका ज़ीरो इम्पैक्ट रहा। उस पर बड़ी चर्चा भी हुई। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। प्रवीण साहनी साहब इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, co-founder ऑफ द फोर्स मैगजीन, और सिक्योरिटी के बड़े जानकार हैं। तो अजय साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ कि जब 22 तारीख को बैसारन में ये हमला हुआ और 26 लोग की मृत्यु हुई, तो हिंदुस्तान में तो ऐसा एक जोश बन गया, सारी देश में जोश बन गया कि भाई इसका जवाब तो देना चाहिए। तो जवाब हमने दिया और कुछ हद तक हमें कुछ हासिल भी हुआ। तो आपके हिसाब से क्या इसका आउटकम हमारे पक्ष में है या नहीं है? मैं दो चीज़ें पहले कहना चाहूँगा उस पर। एक तो आपने कहा कि एक जोश बन गया। जोश बना नहीं, बनाया गया। अच्छा। ये जो वृतांत था, जो नैरेटिव था, वो किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था। अच्छा। इस हादसे के बाद कश्मीर में कितने डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, लोग बाहर आए, खुद बोला इन्होंने, पहली बार 35 साल के आतंकवाद में पहली बार कश्मीरी सड़क पे निकल के बोल रहा था कि आतंकवादी गलत कर रहे हैं। सही। तो वृतांत जो है उस तरफ भी ले जाया जा सकता था। लोगों को इतना, लोगों का आक्रोश, उत्साह नहीं बढ़ाने की ज़रूरत थी। वो तो चैनल्स बढ़ा रही थी ना। नहीं, चैनल्स किसकी हैं और कहाँ चल रही हैं, इस वक्त सब जानते हैं कि ये एक काबिज़ मीडिया है। ये कोई अपने आप कुछ नहीं करता। ये मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। वैसे भी हर मीडिया काबिज़ होता है, लीडरशिप जो होती है वही वृतांत बनाती है, तय करती है।
अटल बिहारी वाजपेयी गए थे एक ज़माने में कश्मीर और उन्होंने कहा था कि ये आर पार की लड़ाई है। सही बात। आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बिल्कुल चैनल्स उस ज़माने के इतने काबिज नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन सब ने कहा कि ये आखिरन हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री आया जो शक्ति की बात कर रहा है, जो भारत के गौरव की बात और कर एक रहा साल तो तैनात रही वहाँ फोर्सेज हमारी। है। नहीं, ये बात की बात है। हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर वही वाजपेयी ने बोला कि मैं अपना दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाता हूँ। सही बात। वही चैनल्स उसी उत्साह के साथ बोलने लगे कि देखिए क्या बड़ा स्टेट्समैन है। तो मैं साफ बात कहना चाहता हूँ कि ये वृतांत न लोगों ने बनाया न मीडिया ने बनाया, ये लीडरशिप ने बनाया है। दूसरा, आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की पूर्ति की, तो एक तो है कि इसके जो कथित ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और दूसरा है कि असल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ये एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए। कथित ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो ये बहुत ही ख़राब हादसा हुआ बैसरन मैदान में, एक मैसेकर हुआ, इतने लोगों को चुन चुन के हिंदुओं को पहचान के गोली मारी गई, बहुत बुरी चीज़ थी। तो एक तो था कि उसको अवेंज करना, जी हाँ। और साफ कह दिया गया कि जो करने वाले हैं और जो इनके पीछे कराने वाले हैं, इनके खिलाफ हम इनको छोड़ेंगे नहीं। सही बात। दुनिया में ये कहीं भी जाएं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी मिला, कई अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग चीज़ें कहीं, लेकिन बात ये थी कि इस हादसे का आपने बदला लेना है। तो और दूसरा साथ साथ ये बोला गया कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है ताकि आगे के लिए ये फिर न करें, डेटरेंस। तो ये दो मकसद थे। तो जहाँ तक ये दो मकसद की बात है, जो करने वाले थे उन्हें तो पकड़ा नहीं गया है, न मारा गया है अभी तक। कोशिशें जारी हैं और जब भी हो, मेरे ख्याल से जब भी वो हाथ आएंगे उनको कुछ किया, वो बचेंगे नहीं। लेकिन अभी तक नहीं पकड़े गए या न मारे गए, न इनके कराने वाले कोई आइडेंटिफिएबल मारे गए। हाँ, आपने जाके बहावलपुर पे गिरा दिया मिसाइल, आपने मुरीद के पे मिसाइल गिरा दिया, लेकिन गिराया उनको पूरी पहले आपने खबर देने के बाद। वो तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने उस पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि हमने अगर वो एक्सप्लेनेशन सही है तो इंटरनेट से उनकी स्पीच क्यों उड़ा दी गई? व्हाई हैव यू स्क्रप्ड द इंटरनेट? तो उन्होंने कहा कि हमने पहले बता दिया था कि जी, हम बिल्कुल तो साफ। मैंने वो देखी हुई है, साफ अल्फाज में वो कहते हैं हमने उनको ऑपरेशन से पहले बता दिया था कि हम मिलिट्री टारगेट्स को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के जो जगहें हैं उनको मारेंगे। तो पूरी वार्निंग उनको आपने दे दी। उन्होंने जितने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उससे पहले ही वार्निंग किया। 15 दिन से तो आप ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो वही काफ़ी वार्निंग है। उसके बाद अपने उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक उनको ख़ास इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि अब हम करने जा रहे हैं। तो उधर कोई हाई वैल्यू टारगेट्स नहीं थे, एक आध मिडिल वैल्यू टारगेट्स बहावलपुर में, जहां उन्होंने सोचा यहाँ तक है तो वो आएंगे नहीं। जी हाँ। तो वो उनकी मिसकैलकुलेशन थी। तो जहाँ तक कि इसका बदला लेने की बात है, मेरे ख्याल से कोई बदला नहीं लिया गया, क्योंकि जिन्होंने करा और जिन्होंने करवाया उनको कोई क्षति नहीं पहुँची। डेटरेंस मेरे ख्याल से उसके ऊपर आगे बात की जा सकती है, लेकिन आप ये समझें कि दशकों, तकरीबन 14 साल तक के अमेरिका ने सैकड़ों नहीं हज़ारों ड्रोन ऑपरेशंस पाकिस्तान में किए, जी हाँ, हज़ारों टेररिस्ट मारे, हाई वैल्यू टारगेट्स मारे, उसामा बिन लादेन उनमें गिना जा सकता है। और फिर भी पाकिस्तान ने अपना ना इरादा छोड़ा ना हरकतें। तो ये है कथित जो आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं। असल क्या था वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से अचीव हो गया। अच्छा। जो असल ऑब्जेक्टिव था वो था डोमेस्टिक ऑडियंस को मोबिलाइज करना, दिखाना कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। और उसमें मैं शुरू से ही कह रहा था बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है, वृतांत बनाने की ज़रूरत है। और ये दोनों तरफ बन रहा था। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक बड़ी विजय की घोषणा हो गई है।
पाकिस्तान कहता हम जीत गए, हमने इनको ये कर दिया, हमने इनका इतना नुकसान पहुंचा दिया। हम कहते हैं हमने इनका इतना नुकसान पहुंचा दिया। दोनों तरफ जो वृतांत है वो डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए काफ़ी है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो भी उन्होंने बोला कि अभी सस्पेंडेड है, चल रहा है, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, भूल जाइए, ख़त्म हो गया। इट हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस। जी हाँ, जी हाँ। तो आपके हिसाब से एक राजनीतिक पूरा दृष्टिकोण के एक तमाशा था जो एक पार्टिसन पॉलिटिकल पर्पस से किया गया था। वो तो हासिल हो गया इनको, वो हासिल हो गया, वो पूरी तरह से हासिल हो गया। नैरेटिव इन्होंने डोमिनेट कर लिया है। क्योंकि इसके बाद अभी थोड़ा और आपसे आपकी जानकारी लेना चाहता हूँ। इसके तुरंत बाद ही ये भी बताया गया कि कई टेररिस्ट कोशिश कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल के ब्रीच करके अंदर आने की। तो इसका मतलब तो शामिल हुआ ना कि साथ साथ में ही टेररिस्ट फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं। उधर से दोनों जो मेन ग्रुप्स हैं, लश्कर और जैश, वो भी दोनों ने इकट्ठा हो धमकियां जाएंगे। दी हैं, दोनों ने धमकियां दी हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। तो ये तो उनकी पॉलिसी रही है और रहेगी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अमेरिका जैसा इतना शक्तिशाली देश 14 साल तक इन पे मिसाइल चलाता रहा और तब भी इनकी तबीयत नहीं बदली क्या इरादा नहीं बदला। तो एक 5 साल 6 साल में आप एक हादसा कर देते हैं। 16 में एक किया, 19 में एक किया, अब आपने 25 में एक और कर दिया। ठीक है, एक उसका भी एस्केलेशन कोई हो रहा है, नतीजा नहीं निकला, उनका कोई नतीजा नहीं है, उसका अलग विश्लेषण हो सकता है। लेकिन बल्कि 16 के बाद तो आतंकवाद बढ़ा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा। और 19 के बाद अगर आतंकवाद घटा तो उसके कई वजूहात और थे। आपने पूरा स्टेट लॉकडाउन कर दिया, आपने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दी, पूरा आपने तो वो एक और वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण है। उस पर मैं तफसील में बात करना चाहूँगा। लेकिन बताइए कि ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी, कि इन्होंने कहा कि अगर कोई और टेररिस्ट अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब कि हम समझेंगे कि ये जंग चालू है और इसका हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे और क्या ऐसा संभव है? देखिए, टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। जी हाँ, 6-7 की रात को। तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया ये भी बताया बहुत इलाबरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाज़ा में देखी, 3 चीज़ें खास होंगी। एक होगी एयर पावर, एक होगी मिसाइल्स। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं पता। ऐसी बात तो नहीं, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। अच्छा, एयरक्राफ्ट मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जी हाँ, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहाँ पर चलेगी, वहाँ पे तय होगी मेरे हिसाब से। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं
दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ राफेल हैं उन पे। नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, हाँ, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनारियो है, उसमें नुकसान होता है। द पॉइंट इज आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है जी, आपने क्या किया है। तो पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है दुनिया में। वो कौन सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, जी हाँ, गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ, ग्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। अच्छा। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। अच्छा। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहाँ पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं, आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना। हाँ, चीन की तो हाँ, राजनीति ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं न्यू नॉर्मल के अंदर कि आप मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ड्रोन्स एक दूसरे के। अगर 2 टेररिस्ट मार दें किसी को, 4 लोगों को या 2 लोगों को, तो विल इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर? ये तो कह रहे हैं। नहीं, ये तो हम कह जंग रहे का हैं ऐलान ना। होगा। हमने कह दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर। देखिए, अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे। हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। जी हाँ, इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है। जी हाँ। और मैं समझता हूँ जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। नहीं, बट देखिए इसमें तो हमें थोड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि उनके पास चीन का फुल सपोर्ट है। अगर हम कोई भी जंग में शामिल होते हैं तो हमारे 3 सेक्टर्स पे हमें जंग लड़नी होगी मेरे हिसाब से। एक तो पाकिस्तान के, एक लद्दाख में, और तीसरा बांग्लादेश। नहीं, देखिए आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज़ व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, दिस इज़ अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। नहीं, वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। अच्छा, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके साथ। वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफनेट हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। नहीं, हाइफनेट तो इसीलिए हुए हैं ना कि आपने जंग का जब इसका जवाब दिया ऐसी तरह से दिया क्योंकि बाकी जो विश्व के देश हैं वो तो समझते हैं कि भैया ये दोनों परमाणु शक्तियां हैं इनके पास, ये तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए तो परमाणु तो बात टेररिज्म की तो कहीं होती ही नहीं है। सारे विश्व में टेररिज्म की तो बात हुई नहीं। नहीं, देखिए
परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ मैटर। जो जंग होती है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर हैं, वो हमसे कम बिल्कुल नहीं। मैं ये परमाणु शक्ति के बारे में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एक आप कह सकते हैं मौका देख के उसका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान बार बार ये बात कहता है, और जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो भी दरअसल कोई घबराया हुआ नहीं है कि दरअसल एक परमाणु युद्ध होने वाला है, वो भी इसका मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी में अमेरिका कहता है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिलियंस वुड हैव डाइड, राइट, इसीलिए मैंने मीडिएशन किया। वो इस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये जो परमाणु का थ्रेट है, एटॉमिक वॉर का थ्रेट है, एटॉमिक, ये उनको एक अच्छी बुनियाद मिलती है लोगों को डराने के लिए। आप एक चीज़ देखिए, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, फोर्स मोबिलाइजेशन हुई थी, एक गोली भी नहीं चली। जी हाँ, बिल्कुल नहीं चली। दिल्ली खाली हो गया था, सारी एम्बसीज जो थी उन्होंने अपनी बल्क स्टाफ विड्रॉ कर ली थी। आप सोचते हैं कि अगर वेस्टर्न पावर्स दरअसल सोचते कि यहाँ पे एक परमाणु युद्ध होने वाला है तो अपनी स्टाफ यहाँ छोड़ते? कोई, ये सब कहने की चीज़ें हैं, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल एक आप कह सकते हैं डिस्टेबलाइजेशन का एक वैक्यूम है, जी हाँ। और ये सब अपना हस्तक्षेप हर क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे दूसरे सवाल पे आता हूँ, क्योंकि आप यू आर एन एक्सपर्ट ऑन काउंटर टेररिज्म। मेरा अपना जो मानना है कि हमें जंग से कुछ मिलने नहीं वाला। अगर हम जंग में जाएंगे और उनकी सपोर्ट रहेगी पाकिस्तान की, चीन उनको सपोर्ट करेगा, तो निश्चित रूप से हमें कुछ मिलने नहीं वाला। बिना जंग के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये आपकी भी सोच है, मैं समझ कि वो जो काउंटर टेररिज्म की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की बड़ी बुरी हालत है जी। उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है, 30% से ज़्यादा हो गया है, और उनके जो प्रांत हैं वहाँ बड़ी बगावतें हो रही हैं। तो हमें इसके बारे में, जंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि उससे कुछ नहीं हमें हासिल होने वाला। हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान अपने आप में इतना डिस्टेबलाइज हो जाए कि उनके पास कोई शक्ति ही नहीं रहे हमारे साथ मुकाबला करने की। मैं अब क्योंकि अजय जी इसमें नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता कि हम काउंटर टेररिज्म में चाहते क्या हैं। जी हाँ। हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पे पिछले साल 127 आदमी मारा गया जम्मू कश्मीर में। अच्छी बात नहीं है, जी हाँ। मुश्किल है, टेररिज्म हो रहा है, लेकिन एक वक्त था वहाँ पे हज़ारों आदमी हर साल मारा जा रहा था। जी हाँ। 16 साल तक के हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट था। एक साल में 2021 में 4011 आदमी मारा गया। जी हाँ। पिछले साल 127 आदमी मारा गया। जी हाँ। तो ये खुद ही एक समाधान है। अच्छा, हम कोई नया समाधान क्यों ढूंढ रहे हैं? हम क्यों ये आर्टिकल 370 कर दिया, पूरे स्टेट को आपने बिखेर दिया, पॉलिटिकल लॉकडाउन कर दिया, पॉपुलेशन लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ कर दिया? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालात वैसे ही सुधर रहे थे। अगर आप देखें तो 2012 में सिर्फ 121 आदमी मारा गया। जी हाँ। अगर आप 5 साल जो मनमोहन सिंह के दूसरा बहुत कमते हो रहे थे, कमते होते थे। 5 साल में 1128 आदमी मारा था। यानी कि हर साल 220-225 आदमी मर रहा था। मोदी जी के दूसरे टेन्योर में तब भी 1270 आदमी मरा। यानी कि आप उस 5 साल तक के भी नहीं पहुंचे हैं। आपने सब कुछ कर लिया, 370 और ये वो। नहीं, आपने तो ऐलान कर दिया 2016 में 8 नवंबर को कि भाई डिमोनेटाइजेशन के साथ टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूं कि इनके जितने भी क्लेम्स हैं टेररिज्म के, ये विचारधारा से प्रेरित हैं। ये ज़मीनी हकीकत जो है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। इन्होंने बस दिखाना है कि एक हवा बनाना है कि ये आतंकवाद और इस्लामी आतंकवाद एक पूरे देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। वरना सल्यूशन तो आपका 2012 तक के तैयार था। उस वक्त आपको पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स चाहिए थे। लोग आपके साथ हो गए हैं तकरीबन।
कश्मीरी लोग तो साथ ही हैं। तो पहली चीज़ तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने जो सब चीज़ें 2019 के बाद की उनकी कोई ज़रूरत थी। पहली चीज़ 370 की बात करते हैं तो 370 आप बेहतर जानते हैं कि एक खोखला क्लॉज था। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले 40 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ज़्यादा हो चुके थे। 99% ऑफ सारे कानून सब पहले कुछ ही खत्म हो लागू गए थे, बस वो ज़मीन का और एक आध छोटे मोटे और या। उसके अंदर। मगर वो एक विचारधारा से प्रेरित था कि हमने दिखाना है कि 370 से ये अलग ये अपने आप को समझते हैं। तो नन ऑफ दिस वाज नीडेड। अच्छा, अब आइए आप युद्ध की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं। जब प्रॉब्लम ही इतना बड़ा नहीं रहा तो वो फिर आप एक वो अंग्रेजी की कहावत है ना, यूजिंग अ हैमर टू किल अ फ्लाई, स्लेज हैमर टू किल अ फ्लाई। Correct. आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाकी एक ज़रूरत ज़रूर है कि जो ये पाकिस्तान हर वक्त हमारे यहाँ एक डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश करता है, कश्मीर में करता है, बाहर भी करता रहा है, जहाँ उसको मौका मिलता है कि कोई खराफात करे, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे या प्रॉब्लम्स को बढ़ाए, वो ज़रूर हस्तक्षेप करता है। जी हाँ। तो पाकिस्तान को एक मैसेज देने की आवश्यकता है। वो मैसेज चला युद्ध की गया। ज़रूरत नहीं है, उसके कई और ज़रिए हैं, सारे कई और ज़रिए हैं जो आपने जो जिक्र बलूचिस्तान किया। के देखो क्या बलूचिस्तान हालत है। नहीं, मैं ये भी नहीं समझता कि आपको बलूचिस्तान और नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, अपने आप ही वो खुद ही हो रहा है। खुद ही हो रहा है। आप बाकी जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में, बिल्कुल। आप डिप्लोमेटिक स्फीयर में अग्रेसिव डिप्लोमेसी कीजिए ग्लोबल। ये नहीं कि जब हादसा हुआ तो उसके बाद आपने ये जंकेट पे भेज दिए 7-8 ग्रुप, उसका कोई असर हुआ नहीं हुआ, नहीं, वो भी एक तमाशा हो गया, वो भी दिखाने के लिए हो गया कि हमने कुछ किया। लेकिन एक सस्टेन्ड कैंपेन, एविडेंस बेस्ड कैंपेन, IMF पे प्रेशर डालो। IMF प्रेशर कैसे World डालो? Bank के pressure देखिए, डालो। प्रेशर स्पीचेस देने से, तकरीरें देने से नहीं होता। ये भी जो लोग गए, ये जो जितनी आपकी डेलीगेशंस भेजी गई, जी हाँ। इनको कोई ब्रीफ दी गई थी? इनको कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ बताया था कि देखिए ये सारे प्रमाण हैं हमारे पास, सबूत हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है? कुछ नहीं, ना कुछ तो दिया होगा जरूर। उनकी स्पीचेस से तो नहीं मालूम देता, जो भी हमने स्पीचेस। मैंने तो इतना ही जाना कि भाई जहाँ जहाँ भी गए बाकी देशों ने कोई टेररिज्म की बात तो की नहीं। आप नहीं कर पाते तो दूसरा क्या करेगा? आप जब तक के साफ सिद्ध नहीं कर पाते उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई देखिए एविडेंस है हमारे पास, हम सिर्फ बोल नहीं रहे। बोलते तो वो भी हैं, बोलते तो वो भी हैं कि भारत सारा कुछ करा रहा है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं। वो तो कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी भारत के उनका तो जनरल माइकल कुरेला ने कहा कि साहब पाकिस्तान का बड़ा सहयोग रहा है काउंटर टेररिज्म में। ये तो उनकी तो आपका क्या असर हुआ? तो असर ये 7 डेलीगेशन सिंदूर के बाद भेजने से नहीं होगा। असर होगा सालों तक के एक कंसिस्टेंट एविडेंस बेस्ड कैंपेन चलाने से। जी हाँ। तब आप दुनिया को इस हालत पे पहुंचा देंगे कि वो इसको नकारने में शर्मिंदगी महसूस करें। जी हाँ। इस वक्त वो कहते नहीं, बट पाकिस्तान सेज एंड यू से। वो तो तो hyphenation हो उनको गया। जब तक के इस हालत में नहीं पहुंचा देंगे कि सारी दुनिया मानती है, एविडेंस सारी सामने है, मीडिया बोल रहा है, थिंक टैंक्स बोल रहे हैं, तो फिर पॉलिटिशियन उसका उलट बोलने में थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस करें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रवीण जी आप बताइए, ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी सही है या हमें टोटली वॉर प्रिपेयर्डनेस रखना चाहिए कि जंग में तैयार होना चाहिए पूरे तरीके से? क्या एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरी सोच में। अच्छा सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब वो कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। नो, वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है
चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा, मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड वो तो रोड सही है, वो तो सही है। नहीं, तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो आपने हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर आप बिलीव। मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारी देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं हम बताता हूँ, कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता अच्छा, हूँ ना बताइए, आपको, बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है। वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन, दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स, कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहाँ चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, ऑफ कोर्स वी डू। वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब है, उनके पास खाना। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही मैं भी कह रहा हमारे हूँ। इस समय वो तो शक्ति ही नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए 1 मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। नहीं, बट उसका तो कोई अब मायना नहीं रहा। नहीं, देखिए मायना है, उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं।
इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल। करेक्ट। दूसरी चीज़ इसमें क्या थी, वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। दैट्स करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। Yeah. इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इम्प्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। अरे नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन डेयर टू डू दैट। देखिए, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने इससे शायद मैं आपसे सहमत नहीं हूं आपसे, मैं नहीं समझता ठीक कि है, ऐसा नहीं हो। दैट्स ओके। मैं, आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको हाँ, जी हाँ, ओपिनियन जी। दे रहा हूँ। जी हाँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। और मैंने आपसे बात भी की जी थी हाँ, इसके जी हाँ, बारे जी में हाँ। कि ये नहीं होगा। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। नहीं, आप तो बातचीत कर रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कहा है कि हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करेंगे, उससे अलावा हम बात नहीं आप करेंगे। मुझे ये बताइए, चीन के साथ अगर, एंड चाइना ने रेगुलरली कहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड, उसका मतलब है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। We know that. उसका मतलब बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आप आपका POK जवाब ले सकते हैं क्या? मैं आपसे इसीलिए जवाब दे रहा था कि जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से, और मैं आपकी राय चाहता हूँ, बिना बातचीत से आगे बात बढ़ेगी नहीं। देखिए, मैं इससे इतना सहमत नहीं हूँ। पहली चीज़ तो बातचीत न करना भी एक बात होती है। पर तो कर चुके हैं हम 2014 से। मैं कर चुके हैं, लेकिन बंद कर दी ना। क्यों बंद की? क्योंकि उसका कोई पाकिस्तान के साथ कोई आगे कदम नहीं बढ़ रहा था। सिर्फ बातचीत से कुछ निकलेगा, इस बुनियाद पे बातचीत होनी चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि बातचीत का असर होता है। हम अगर पाकिस्तान से, और ये नहीं कि बातचीत नहीं हो रही पाकिस्तान से, बातचीत हो रही है। दोनों DGMO ने बातचीत की, इसलिए ये आपका सीज़फायर हुआ। बाकी भी बैक चैनल्स होते हैं, NSA जो भी हैं, तो बातचीत तो हुई ना, सीधी या किसी के ज़रिए से। NSAs मिलते हैं, कहीं बाहर मिल जाते हैं, अनऑफिशियली मिलते हैं, साइडलाइंस पे बातचीत होती जाती है, इंटरनेशनल मीटिंग्स पे। बातचीत का मतलब एक पॉलिटिकल लेवल पे, वो पॉलिटिकल लेवल पे जब आप बातचीत करते हैं, उसके 2 इश्यूज होते हैं। पहले उसकी कुछ बुनियाद बने कि भाई प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, उसका कोई असर होगा, या आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे, तो एक कोई बेसिक वर्क हो चुका है, उसके बाद कुछ फाइनलाइज होने जा रहा है। दूसरी चीज़, जब आप एक पाकिस्तान से बातचीत करते हैं, तो आप दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये एक रैशनल एक्टर है, ये सुलह करना चाहता है, जो सच नहीं है, क्योंकि इनसे हमने कई बार बातचीत की, और ये बातचीत और आतंकवाद साथ साथ चला रहे हैं, चलाते रहे हैं, और फिर भी चलाएंगे। ये बातचीत का एक कवर लेके चलते हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि बातचीत से सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो पॉस्चर्स हैं, वो हमारी शक्ति के साथ रेकनसाइल नहीं होते। सही बात है। आपने जो, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस पर कि ये जो हम पाकिस्तान ये सब हिम्मत करता क्यों है, क्योंकि हमारी कन्वेंशनल डोमिनेंस नहीं है। कन्वेंशनल डोमिनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिफेंस पे कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि हम इसी पे बड़े खुश हैं कि हमारी फ़ौज जो है पाकिस्तान से दुगनी है, हमारे पास उनसे दुगने टैंक हैं। इस बार तो ब्रह्मोस ने तो काफ़ी अपना, देखिए, एक आध चीज़ से यही हमारा आर कप रनथ ओवर रादर ईजिली। अच्छा, वी आर ए नेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उनसे शायद 6 या 7 गुना है। हमारी जो आर्थिकता है, GDP जो है, वो उनसे 11 गुना है। तो हमारी फ़ौज उनसे 2 गुना क्यों है? और हमारी फ़ौज सिर्फ उनके लिए है? हमारी फ़ौज उनके लिए है, चीन के पूरे बॉर्डर के साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है,
और इंटरनल सिक्योरिटी में लगी हुई है, लेकिन हमारी फौज दुगनी है तो हम पाकिस्तान को हरा लेंगे। मैं पूरी तरह इनसे सहमत हूँ कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वॉरफेयर हमारा कोई एडवांटेज नहीं है, और हमारा कोई एडवांटेज नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमने कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। तो हमें अपनी शक्ति को के बारे में, मैं चीन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ बदला। डेंग जियाओपिंग का बहुत अच्छा था, हाइड एंड बाइट, अपनी शक्तियों को और आपका जो कैपेबिलिटीज़ हैं जो डेवलप कर रहे हैं आप, उनको छुपाओ और समय बिताओ, और जब मौका मिले तो, और समय जब नहीं मौका नहीं मिले, जब आपकी शक्ति उस दर्जे पे पहुंच जाए कि आप अपने डेजिग्नेटेड दुश्मन जो आपसे कहीं दर्जा ज़्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने तो अमेरिका को उस वक्त 80s में, लेट 80s में ये पूरी चीज़ तय हो चुकी थी इनके दिमाग में कि हमारा चैलेंजर जो है वो अमेरिका है, और उसी वक्त वो अमेरिका से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे थे। हाइड एंड बाइड, डिसेप्शन, ये दीज आर एसेंस ऑफ चाइनीज स्ट्रैटेजी। हम करते कुछ नहीं है या करते छोटी सी चीज़ हैं और उसकी ऐलान दुनिया भर में करते फिरते हैं। यू मस्ट डेवलप नेशनल पावर। ये जितने जो सब कन्वेंशनल हमारे खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ नहीं है। हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं। हार्ड पावर इज द बेसिस ऑफ सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर इज द फंडामेंटल ऑफ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर ऑल्सो। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर अब जैसे पाकिस्तान ने कह दिया ना, आप पानी बंद करोगे, पानी तो बंद नहीं होने वाला। चीन ने कह दिया ना कि हम ब्रह्मपुत्र वो उधर से कह दिया उन्होंने, और पाकिस्तान ने कह दिया कि पानी बंद कर दोगे, एक्ट ऑफ वॉर है। भाई किस तरह से एक छोटा सा देश कंपैरेटिवली स्पीकिंग हर इंडेक्स पे हमें चुनौती देता है, आपको रोज चुनौती देता है। बांग्लादेश भी आपको चुनौती देता है। मुझे याद है एक वक्त था जब नेपाल आपको चुनौती दे रहा था। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हैं उसमें। एक तो हमने अपनी जो दिफा की शक्ति है उसको नहीं बढ़ाया, और हम उल्टी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। वी विल हैव ब्लू सी कैपेबिलिटी, वी विल पुलिस द एंटायर इंडियन ओशन रीजन, हम अमेरिका के साथ मिलके एशिया पैसिफिक को डोमिनेट करेंगे। अरे किस चीज़ से डोमिनेट करोगे जब आप अपने, जब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी वीक है। आर्थिक स्थिति छोड़ दीजिए सर, आर्थिक स्थिति कुछ नहीं होती। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हमसे कम है, 20% उन्होंने साथ तो बाकी लोग हैं ना, चीन भी है और अमेरिका भी है। आपके साथ लोग क्यों नहीं है? ये सारा क्षेत्र आपका था, बैकयार्ड था, लेकिन इस बैकयार्ड को आपने बैकयार्ड समझ दिया। किसी के साथ आप नहीं खड़े हुए। पड़ोसी हमारे साथ, पड़ोसी आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। अभी आप जंग जो चल रही है, आप भाग रहे हैं अमेरिका के पीछे, नाम जहां हम इजराइल के साथ, आप अमेरिका के पीछे भाग रहे हो। वो हम क्वाड में भी हमारी कोई ऐसी अहमत नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए ये हुआ क्या है कि जैसे अभी बात हो रही है कि बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आज उनके पास ऑप्शन है, चीन है ऑप्शन, बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज हियर टुडे। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि दुनिया बदल गई है। वी आर नेक्स्ट टू अ ग्रेट पार्ट टुडे। ये पहली बात तो ये अच्छा। This is a very important realization. You see, and we are dependent on them, but 30% हमारी जो टोटल आयात इंपोर्ट हैं चाइना से आते हैं। China is today our second largest trading partner. Sir, last year I think, or the year before last, it was first. It had overtaken. Exactly. And here is the interesting thing. The total trade of last year was $129 billion bilateral trade. Of that, 113 was their exports to us, that's correct. And 14 billion was, correct. And $90 billion is the deficit. 99 billion is the trade deficit, and we are dependent on them. And we said we don't want to normalize relations with them. ये है, हम normalize नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? उसके दो कारण हैं बहुत सीधे से। नंबर 1 ये है कि अगर आप normalize करेंगे तो आपको cooperation करनी पड़ेगी। Then because they have deep pockets and they have infrastructure building capabilities, then if you work together for the betterment of the small countries, then they automatically become the leader. Number 1. Number 2, जो Americans हैं उन्होंने हमें ये झांसा दे रखा है, and it is, we are thinking it's a great thing
that Indians should be the military bulwark in Indian Ocean region, कि आप फिर से Indian Ocean region में piggybacking on the Americans, you can take on China. You cannot take on any country, you have to take on your own steam. Absolutely. So my point again is, I just want to come to the big point. The big picture is, please look for peace. Peace is doable. We need a leadership, I believe, in this country, because if there is peace and peace is doable, इसका भी एक जवाब सुनिए. When Musharraf was the ruler of Pakistan, he had a foreign minister called Kasuri. Kasuri wrote a book which is Neither Hawk Nor Dove. In fact, we had interaction also, and he told me very clearly that when the talks चल रही थी हम दोनों के बीच में, तो हम बंद कर देते थे अपने उसको प्रॉक्सी वॉर को. उसमें चैप्टर में भी लिख दिया उसने. कहने का मतलब ये है, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी. ये पॉलिटिकल इसका जवाब नहीं है. It is a military strategy on their part to make sure that you talk on Kashmir. The problem is, मैं आपसे सहमत हूँ. Problem is that when you go to any negotiation, मैं तो अपने law की बात कर रहा हूँ, you always go either in a position of strength or minimum equality. Yeah. So otherwise you can't negotiate. This is the best part. देखिए, you have strength today. Sir, I'll tell as you far what as is the strength. counter-terrorism is concerned, I will fully agree. We have full strength. We have dominated them. No. I'm not talking military strength here. I am talking what is your strength. Your strength today is you are sitting at the center of the area where global geopolitics is being played out. What that means is, in very simple terms, that all the three great powers are focused in this area, Asia Pacific. Your second strength is you have a huge market. Everybody wants to come here. So it is not that we don't have strength. We basically have a zero-sum mentality, a colonial mentality, कि मुझे अगर जीतना है तो दूसरे को हारना है. इस पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि आप कहते हो कि we have a huge market, we have a huge market, but everybody wants to take advantage of us. No. और ये हो रहा है ना. आज के दिन जो नेगोशिएशन हो रही है, वो कहते हैं आप अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर खोलिए. That is with America. It's not so easy. It's not so easy to I agree. negotiate. I would say it is even more difficult to negotiate. Because if you see global trends, तो ये पूरी जो विश्व है वो दो भागों में बट रहा है. एक हैं द नेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, और बाकी हैं जो कॉलोनाइज हो रहे हैं. बिल्कुल. और भारत एक कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में है. आप चाइनीज इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो हमसे लेके क्या जाते हैं, और प्राइमरी गुड्स, और हमें बेचते क्या हैं, फिनिश गुड्स. बिल्कुल बिल्कुल. We are not manufacturing anything. We are producing nothing but primary goods. जब 13% हमारा तो यही तो colonialism GDP होगा, तो और क्या होगा? यही तो colonialism का फर्क ये है कि इस वक्त कॉलोनाइज करने के लिए आपको मिलिट्री ऑक्यूपेशन की जरूरत नहीं है. आप इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर रहे हैं. अब अफ्रीका पूरा इकोनॉमिकली कॉलोनाइज था, अब वो उठ रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है उसमें. पाकिस्तान चीन के साथ जुड़ के एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये और शक्तिशाली है, बट इट इज इन अ पोजीशन ऑफ वैसलाज. कॉलोनाइजेशन के भी आगे. बिल्कुल. इट इज अ वैसल स्टेट. बिल्कुल. अच्छा, अब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. हमारा जो टोटल ट्रेड है अमेरिका के साथ, एनुअल ट्रेड, इट इज वेल अंडर $200 बिलियन एनुअली. हमें अगले 5 साल में मिशन 500 करना है. यही तो हम कह रहे हैं. 500. तो और हम जो है वो बार बार, ट्रंप 13 बार बोल चुका है, 13 बार बोल चुका है कि मैंने लड़ाई लड़वाई. हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है. हाँ, सॉरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे उसके ऊपर. ठीक है. वी आर कोटोइंग टू अमेरिका टुडे. एब्सोल्युटली. उसमें कोई शक नहीं. नो, बट हमारे पास वो इकोनॉमिक इट इज अ चॉइस ऑफ वैसलेज. इट इज अ चॉइस ऑफ वैसलेज. हमारे पास है ना ऑप्शंस. मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ. आप कहते हैं ऑप्शन ये है कि बातचीत करो. नो, दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग यू आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ. You strengthen the institutions of global south. BRICS, नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स आपके पास है. अभी ब्रिक्स ब्राजील में है. आपकी लीडरशिप क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा सर? आपके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना इकोनॉमिक पावर है. आपकी पर कैपिटा इनकम ब्रिक्स की कंट्रीज में सबसे कम है. आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है. बट वी, और चीन वहां भावी है ब्रिक्स में भी. बिल्कुल. मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना. तो देखिए, ये एक अलग सोच है, वो मैं बताना चाहता हूँ. थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूशियस पढ़ा है, ये जिसको चाइनीज फॉलो करते हैं. उसका ये सोच है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, हाथ का अलग काम है. बट
अगर ये सब अपनी अपनी जगह पर काम नहीं करेंगे तो ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगी. सिमिलरली इन यूनिवर्स देयर आर बिग कंट्रीज, देयर आर स्मॉल कंट्रीज, दे ऑल कैन को एग्जिस्ट. No, you are right. एक मैं आपको और मिसाल देता हूँ, एक मिनट आप सुनिएगा. वी ऑल अग्री दैट दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. ये एक बात देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि इस समय यूएन के 193 कंट्रीज हैं, बिग एंड स्मॉल. दैट मीन्स दे ऑल शुड हैव इंडिपेंडेंस टू फॉर्म देयर ओन फॉरेन पॉलिसी. अच्छा, इफ वी बिलीव इन अ जीरो सम गेम तो इंस्टेबिलिटी रहेगी दुनिया में हमेशा. बट if we look at the other side, what is happening, which is happening in the global south today, excluding India, then they are looking at a win-win situation, how we all can win. So उसमें आप stability ला सकते हैं 5-10 साल में. This is my point. Balance of power politics, zero sum game, you can never bring stability. नहीं, I agree with you. मैं कुछ और कह रहा हूँ जी. ये स्टेबिलिटी आप ला सकते हो डेफिनेटली. पहले अपने देश को तो स्टेबल रखो. नहीं, फिर वो तो that is हम the- अलग बात पे चले गए. प्राइमरी That is the primary. और देश को स्टेबल रखना बहुत बड़ी चीज है. हाँ, मतलब कि उसमें आप हर चीज, जैसे आपने कहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो निश्चित रूप से वो देश में इंस्टेबिलिटी आएगी. No, I agree. जब तक आप देश को स्टेबल नहीं रखोगे, ठीक देश में लोगों से बातचीत नहीं करोगे, देश में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी, अपने युवाओं को आप स्किल नहीं करो, स्किल डेवलप, जब तक वो जो काम करना चाहिए देश की शक्ति के लिए वो नहीं करोगे तो आगे हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा. तो एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सब ब्रिक्स में हम ये कर लेंगे या इस आसियान को रिवाइव कर लेंगे या जो भी कर लेंगे, ये सब चीज़ें राष्ट्र शक्ति पे आधारित हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. आपकी बात इस वक्त कोई कहीं भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप ठीक है, अगर हम अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन और ये सेंट्रलिटी टू द एशिया पैसिफिक रीजन ये सब मैनिपुलेट कर लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. पाकिस्तान एक बिल्कुल वीक स्टेट ने अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी मैनिपुलेट करके अपनी एक दुनिया भर में डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस कायम कर ली है. लेकिन वो सब तभी हो सकता है जब आप किसी के लिए कुछ करने के लायक हो. पाकिस्तान कुछ करता है दूसरों के लिए. उन्होंने एक टेररिस्ट मुहिम चलाई पूरी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़. अमेरिका को पढ़ाते रहे कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे उसके बावजूद. तो पाकिस्तान इज़ सीन एज ए यूज़फुल स्टेट. यू आर नॉट सीन एज ए यूज़फुल स्टेट बाय एनीवन, इवन इन योर नेबरहुड. आप अगर बिकॉज कई सालों से आप किसी को कुछ करते नहीं ना. आप तो विश्व गुरु बन गए ना. आप बोलते हो, आप करते कुछ नहीं हो. कितने बार दशकों से ये इस सरकार की बात नहीं है. नहीं, सही बात है. दशकों से ये चल रहा है कि हम गए म्यांमार गए 25 MOU साइन करके आ गए, बांग्लादेश गए 50 MOU साइन करके आ गए. उसके बाद पूछिए प्रोजेक्ट्स कहाँ गए. आपने सही बोला कि अब इन सब के पास एक विकल्प है और चीन करके दिखाता है. बिल्कुल. एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं इसमें चीन के लिए ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप क्लासिकल कॉलोनियलिज्म में जाए तो वो जो देश को था वो खोखला करके बिल्कुल हमें खोखला किया निकालते इन लोगों ने. जी. चीन जो है वो इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है. अब इसका आगे जाके असर क्या होगा, ग्रेटर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बनेगी कि डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी क्योंकि उसमें साथ साथ डेट बढ़ रहा है और चीज़ें. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग. बट चाइना इज प्रोवाइडिंग ए मॉडल दैट गिव्स सम बेनिफिट्स टू दीज नेशन स्टेट्स. That is why they don't have to militarily occupy these states to colonize them. That's right. तो ये हमें देखना है और हमारी क्या कैपेसिटी किसी के लिए कुछ करने के लिए. हम तो अपने लिए नहीं पूरा कर पा रहे. वो यही तो है ना. तो ये सोचना कि हम इस फोरम में चले जाएंगे, G7 में चले जाएंगे तो सब लोग हमारे साथ हो जाएंगे, हम ब्रिक्स में हैं तो हम कुछ कर लेंगे. ब्रिक्स में आपकी क्षमता क्या है. और फिर ब्रिक्स में वहीं पे चीन खड़ा है. तो आपका चॉइस यही है कि चीन के सामने आप सब कुछ हथियार डाल के कबूल कर लो कि हाँ जी वी आर द इंफीरियर पावर, अब हमारे लिए भी कुछ कर दो जिस तरह आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं. मेरे मुताबिक वो रास्ता हमारे लिए वो रास्ता खुला नहीं, मुनासिब नहीं. मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से मुनासिब. तो मतलब कि इसका तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इस समय हिंदुस्तान एक स्थिति में है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम करें क्या. नहीं विकल्प है
लेकिन वो मुश्किल विकल्प है। हाँ, वो विकल्प ऐसे हैं जिनके लिए आपको कई दशकों के लिए, सालों के लिए कम से हाँ, कम, और यही ना, दशकों। वो, हाँ। देखिए एक चीज आप देखें, जी जिनपिंग 2012 में पावर में आए। आप चीन की ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ये 13 साल में। तो ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेशन लोकतंत्र में जिस नहीं, तरह से मैं ये नहीं लोकतंत्र मानता। नहीं, जिस तरह से लोकतंत्र चला रहे हैं, मैं मानता हूं आपकी बात, लोकतंत्र में हो सकता है, लेकिन उस तरह अगर वो हम चाहें उस लोकतंत्र को इस तरफ ले जाने के लिए, तो सबको साथ ले जाने का बेशक बेशक। जब तक सभी साथ नहीं होंगे तब तक इस लोकतंत्र में वो आप शक्ति नहीं देश पैदा को होगी। बांट के, हाँ, देश को बांट के नहीं कर सकते। तरक्की नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। जी बेशक। तो जब तक वो सही नहीं होगा, जब तक एज आई सेड कि जब तक हमें आर्थिक स्थिति हमारी आर्थिक ही से उसके बाद आपका डिफेंस बनेगा। डिफेंस। और आर्थिक कैसे बनेगी? एक आंकड़ा आपको मैं देना चाहूंगा। चाइना जो है पिछले साल 2024 में उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 495 ऑलमोस्ट, ज्यादा भाई साहब, नो दैट्स द 800 बिलियन डॉलर तो अमेरिका, सब लगभग 800, और 650 से ज्यादा चाइना। वेल द फिगर आई हैव ये वो पुरानी फिगर है, मैं आपको लेटेस्ट 2024 की बात कर रहा हूँ। ये इनका प्रोजेक्शन है फॉर 2025 परहैप्स, जो आप बोल रहे हो। ठीक है। 2024 का फिगर जो है वो 496 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें आप एक और चीज देखिए कि तकरीबन 250 बिलियन डॉलर बेसिक रिसर्च। इट इज 26 बिलियन, 0.7 बिलियन ऑफ 3.8 ट्रिलियन, सॉरी 0.7% ऑफ 3.8 ट्रिलियन। तो आप खुद कर लीजिए, 26 आता है। सी द थिंग इज कि चाइना में एक वो होता है रिसर्च का पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, प्लस जो उनकी प्रोविंसेस होती हैं वो अलग है। तो इट इज नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिसर्च आ जाता है, लेकिन हमारे भी प्रदेश हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लगा रहा प्राइवेट सेक्टर में। दैट्स द प्रॉब्लम ना, न प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है, न प्रदेश लगा रहे हैं। मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ कि R&D में जब तक आप खर्चा नहीं करोगे, इन्वेस्ट उसमें- नहीं करोगे। देखिए आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, तो ये चेन है। इट इज R&D gives you technology, technology gives you economics. IP. That's Exactly. it. And then, see, then again- in private sector will invest. उसके बाद ही अगेन इट कम्स टू अ वेरी सिंपल थिंग। जब आप पैसा डालते हैं R&D में, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यू नीड पीस फर्स्ट। एक मिसाल के तौर पे, यही तो हम कह रहे हैं। सर, मिसाल इतनी के तौर चीज़ तो पे है हमारे नहीं यहाँ नहीं के- है ना। ये जैसे आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, नाउ कमिंग बैक टू ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ से हमने बातचीत शुरू करी थी, बात हो रही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, अपना इंजन अमेरिका से लाएं, जापान कह रहा है हमसे इंजन ले लो, ये कर लो वो कर लो, ये सब बात चल रही है आत्मनिर्भरता की। अरे भाई, जब आपने वॉर का थ्रेशोल्ड इतना नीचे कर दिया है, तो आप कहाँ से ये क्या कर रहे हैं? वो आपका एयरफोर्स चीफ रोज कह रहा है कि मुझे ना तो हैल कुछ दे पा रहा है, ना DRDO कुछ दे पा रहा है। कहने का मतलब ये है, वही मैं बात कह रहा था, पीस इज डूएबल। मैं फर्स्ट इंटरनल पीस, अब वो दूसरी बात है। Then मैं तो peace. आपने सिंदूर की बात करी तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है। नहीं, ये जो आपने कह दिया ना कि एक्ट ऑफ वॉर है, हर एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो इस देखिए, ये आपको जैसे- आपकी FDI डिस्टेबलाइज कर देगी। कोई नहीं पैसा डालेगा अगर आप हर रोज बाहर जा रहा है FDI। नहीं, वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली नो ही इज राइट। ये बाहर बाहर जा रहा है। FDI। तो आप FDI बाहर जा रहा है, आपके जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं वो वो भाग बाहर रहे हैं जा यहाँ रहे से। हैं। तभी तो कहा ना कि जब तक देश की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश की स्थिति में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि आपकी नीतियां स्टेबलाइज न हो। आप एक तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। नहीं, आप हर सुप्रीम चीज कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट कहता है आप बुलडोजर नहीं लगा सकते बिना, फिर लगाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की कोई ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं रही है, तो फिर कौन आप पे एतबार करेगा? अजय जी और प्रवीण जी ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी देश के भविष्य का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी, कोई वो तो ताल्लुक ही आप नहीं। बोलते रहते हैं मैं रोज। तो बोलता रहता हूँ। हाँ, लेकिन जब तक मैं तो इसीलिए बोलता हूं कि भाई पहले तो देश में शांति लाओ, सबको साथ लेकर आगे बढ़ो, तभी देश आगे बढ़ेगा ना। तभी हम किसी से बातचीत कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन आप कहेंगे हम तो बातचीत करेंगे ही नहीं क्योंकि हम तो विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो फिर आगे देश कैसे बढ़ेगा? इसी बात के साथ हम अपनी चर्चा
ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। थैंक यू। थैंक यू।